शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चंद्रयान 3 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इससे पहले इसरो ने वीडियो के जरिए उसकी एक झलक शेयर की है। ये तस्वीरें उसी की हैं। कल दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया जाएगा। इस चंद्रयान मिशन की कामयाबी के लिए आज इसरो वैज्ञानिकों की एक टीम ने तिरुपति मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इस दौरान वे अपने साथ चंद्रयान 3 का एक मॉडल भी साथ लाए थे। भारतीय कोस्ट गार्ड की बहादुरी की यह तस्वीर सुर्खियों में है। गुजरात के पोरबंदर में 50 किलोमीटर दूर जहाज टैंकर कोपेनहेगन उड़ रहा था। इसी बीच उसमें मौजूद एक शख्स की तबीयत अचानक खराब हो गई। इंडियन कोस्ट गार्ड को जब इस बात की सूचना मिली तो एक टीम ने फौरन हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी और सतर्कता के साथ जहाज से शख्स को लेकर अस्पताल पहुंचाया। बाढ़ और बारिश अपने साथ कई मुसीबतें लेकर आते हैं। अंबाला के लोगों की मुसीबत बनकर आया बिजली संकट। संकट ऐसा कि सारे कामकाज ठप हो गए। एक तो बारिश और बाढ़ की तबाही और ऊपर से बिजली न होने से लोगों का गुस्सा भड़क उठा। लोगों ने बिजली दफ्तर में ताला जड़ दिया और बिजली की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। ग्रेटर नोएडा के गैलेक्सी प्लाजा में आज भीषण आग लग गई, जिससे घबराए लोग जान बचाने के लिए तीसरी और पांचवीं मंजिल से कूदते नजर आए। हालांकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए नीचे गद्दों का भी इंतजाम था। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। तस्वीरें पंजाब के पठानकोट की हैं, जहां दो बुजुर्ग 200 फीट ऊंचे बिजली टावर पर चढ़ गए। टावर पर चढ़े बुजुर्गों में से एक की उम्र 60 तो दूसरे की 65 साल बताई जा रही है। दरअसल ये लोग रणजीत सागर डैम प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए ऐसा कर रहे थे। रणजीत सागर डैम प्रशासन ने बगैर नोटिस के डैम में काम करने वाले 32 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। ये लोग वापसी की मांग कर रहे हैं। धरने पर बैठे उन परिवारों में इनका परिवार भी शामिल है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या कुछ हो रहा है और जो हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर ऑनलाइन जॉब के उस फ्रॉड से जुड़ी है जो कि जानलेवा साबित हो सकती है। घर बैठे मोटी कमाई का लालच देने वाले मैसेज व्हाट्सएप पर आते हैं। कई लोग हैं जो कि इस फरेब में आ जाते हैं। ऐसे ऑनलाइन जॉब में शुरू में तो कुछ पैसे दिए जाते हैं, लेकिन बाद में लोग ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जहां उनको अपनी जमा पूंजी से हाथ धोना पड़ता है। कई बार लोग भारी कर्ज में भी फंस जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ भोपाल के एक शख्स के साथ। ज्यादा पैसे कमाने की चाहत में वो भारी भरकम कर्ज में डूब गया। पैसे लौटाने के लिए उस पर प्रेशर डाला गया, बदनाम करने की धमकी दी गई। इसके डर से उसने अपने परिवार के साथ खुदकुशी कर ली। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन किसी और के साथ ये फ्रॉड ना हो, इसलिए हॉर्न बजाना जरूरी है। एक हंसता खेलता परिवार, मम्मी पापा और 2 प्यारे बच्चे। भूपेंद्र विश्वकर्मा और उनकी पत्नी ने इस घर गृहस्थी के लिए न जाने कितने सपने संजोए होंगे। बच्चों को पढ़ाने लिखाने और बड़ा आदमी बनाने के अरमान होंगे, लेकिन एक चूक ने सब कुछ खत्म कर दिया। ऑनलाइन जॉब के झांसे में भूपेंद्र लाखों के कर्ज में डूब गया और जब प्रेशर नहीं झेल पाया तो पूरे परिवार के साथ खुदकुशी का फैसला कर लिया। ये तस्वीर खुदकुशी के ठीक पहले की है। बच्चों को कोल्ड ड्रिंक में सल्फास देकर पति पत्नी ने दुपट्टे से फांसी लगाई। खुदकुशी से पहले सुबह 4 बजे एक रिश्तेदार को व्हाट्सएप पर सुसाइड नोट भेजा और लिखा कि आज के बाद हम कभी नहीं दिखेंगे। मेरे सुबह नोटिस आई थी, मतलब सुसाइड का। एक ही जन के पास वो भेजे थे, वो भीमनगर भेजे थे, उनके पास भतीजी के पास। वो मेरे पास फोन करी थी, बताई। इसके अलावा कोई बातचीत नहीं हुई थी। एक नंबर जरूर लिंक हुआ था, मेरे पास गया था। भूपेंद्र की फोटो थी और मेरी बच्ची का नाम था, तो उसको पास मैसेज हम फोटो भेजे थे, तो उसने सिर्फ इतना बताया था कि हमारा नंबर लिंक हो गया है, इसका कोई भी अगर मैसेज वगैरह आता है तो उसका रिप्लाई मत करना। भोपाल में इस परिवार की सामूहिक खुदकुशी ने लोगों को झकझोर दिया है, क्योंकि जिस ऑनलाइन जॉब के झांसे से हम लगातार आगाह कर रहे हैं, ये उसी का परिणाम है। ऐसे हालात किसी और के साथ न हो, इसलिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है।
पहले आपको बताते हैं कि भूपेंद्र के साथ क्या हुआ। अपने सुसाइड नोट में भूपेंद्र ने जिक्र किया है कि खुशी खुशी हम अपने परिवार के साथ जी रहे थे, लेकिन अप्रैल में मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। इसमें ऑनलाइन काम करने का ऑफर था। यही मैसेज दोबारा टेलीग्राम पर आया। थोड़े से पैसे और अपनी जरूरतों के चलते मैं इसके लिए तैयार हो गया। ज्यादा समय भी नहीं देना था, इसलिए काम शुरू कर दिया। ऑनलाइन जॉब का ये वही फरेब है जिसके चक्कर में कई और लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा चुके हैं। इस साइबर फ्रॉड में वीडियो या पोस्ट लाइक करने का काम दिया जाता है। शुरू में पैसे दिए जाते हैं, लेकिन बाद में एक चक्रव्यूह में फंसा दिया जाता है। अपने ही पैसे लेने के लिए और पैसे निवेश करने का दबाव बनाया जाता है, और यही भूपेंद्र के साथ हुआ। सुसाइड नोट में भूपेंद्र ने लिखा है, मुझे मैसेज आने लगे कि ऑर्डर पूरा करो और अपना कमीशन निकाल लो। जब सारे पैसे खत्म हो गए तो कंपनी वालों ने लोन ऑफर किया। उन पैसों को भी मैं पानी की तरह कंपनी में ही लगाता चला गया। ऑनलाइन जॉब वालों ने मुझ पर लोन का इतना कर्ज कर दिया कि मैं खुद भी हैरान होता चला गया। मैं समझ गया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। जून तक कर्ज बहुत ज्यादा हो गया और रिकवरी वालों ने धमकाना शुरू कर दिया। हमारे पास डायल 100 के माध्यम से सूचना आई कि एक परिवार में पति पत्नी और दोनों बच्चे, इनका सुसाइड हुआ है। तस्दीक करने पर पता चला कि जो बच्चे हैं वो सल्फाज खाने से उनकी मृत्यु होना समझ में आ रहा है, और पति पत्नी जो है वो पंखे से फांसी लगाकर लटके हुए पाए गए। एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें ये लिखा है कि इनके ऊपर काफ़ी कर्ज हो गया था, जिसको चुकाने के लिए इन्होंने ऑनलाइन जॉब और ऑनलाइन ऐप्स का माध्यम इस्तेमाल किया। परिजनों के बयान होंगे, फोरेंसिक एनालिसिस होगा फ़ोन का, लैपटॉप का, बैंक अकाउंट्स का और मोबाइल डेटा का, जिससे हम लोग पता करने का प्रयास करेंगे कि परपेट्रेटर कौन है। जून में लोन की ईएमआई किसी तरह भूपेंद्र ने चुका दी, लेकिन आरोप है कि जुलाई में रिकवरी वालों ने उसका फोन हैक कर लिया। वहां से डिटेल निकालकर रिश्तेदारों, दोस्तों और सहकर्मियों को फोन करके धमकाना शुरू कर दिया। यहां तक कि भूपेंद्र की अश्लील फोटो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। 7-8 दिन पहले की बात है। तो 7 तारीख को मुझे व्हाट्सएप पे फोटोज आई थी और एक गूगल टाइप से फॉर्म आया था लोन का फॉर्म। इन्होंने 3500 या 3700 रुपये कुछ अमाउंट की बात कही थी। जब मैंने उनको कॉल किया कि इन्होंने अश्लील फोटो वायरल की तो किस कारण से वायरल की है, क्या हुआ है, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने 3500 रुपये का लोन लिया है, आप इसे पे कर दे। तो मैंने ये चीज़ें उनको मैंने कहा कि मैं भैया से पहले बात करूँगा, उनसे समझूंगा कि वो उन्होंने ऐसा किया है या नहीं किया, क्योंकि अब आज की डेट में साइबर क्राइम होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हर किसी के साथ हो रहा है, हर घर में किसी न किसी के साथ ये सब चीज़ें होती जा रही है। जब ये चीज़ मैंने उनको बताई तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ है, ना मैंने किसी प्रकार से लोन लिया। हाँ, मेरा मोबाइल शायद हैक कर लिया है, कि मुझे आज किसी और ने भी बताया है। ब्लैकमेल कर रहे थे, इस टाइप ब्लैकमेल कर रहे थे एक प्रकार से। भूपेंद्र ऐसे हालात से बचने के लिए साइबर क्राइम ऑफिस गया था, लेकिन उसने लिखा है कि अधिकारी से मुलाकात नहीं हुई। इस दौरान उसे नौकरी जाने और बदनामी होने का डर सताने लगा, और जब ये डर हद से गुजर गया तो उसने पत्नी के साथ मिलकर खुदकुशी का फैसला कर लिया। कल बहू रोई है, थोड़ा सा बताई है कि ऐसे ऐसे मैसेज आता, हमसे पैसे मांगते हैं 17 लाख, बोलते हैं कि पैसे दे दो नहीं बर्बाद कर देंगे। अच्छा, तो मैं बोली पुलिस में कंप्लेन कर दो, बस इतने कही वो फोन रख दी। अपने सुसाइड नोट में भूपेंद्र ने लिखा है कि हमारे जाने के बाद परिवार वालों को लोन के लिए परेशान न किया जाए। घर वालों की परेशानी की चिंता और समाज में बदनामी के डर ने एक परिवार को खत्म कर दिया, लेकिन इसके पीछे असली वजह ऑनलाइन जॉब का फरेब है। आपके फोन पर घर बैठे मोटी कमाई का ऑफर आता है। मैसेज में दिए गए लिंक को क्लिक करते ही आप चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। इसलिए ऐसे मैसेज को लेकर बेहद सावधान रहने की जरूरत है। दूसरों को भी आगाह करने के लिए हॉर्न बजाना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में यमुना नदी ने तोड़ा है 45 साल का रिकॉर्ड। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस पहुंचे। यहां पेरिस एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। फ्रांस के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने उनकी अगवानी की। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी फ्रांस में 2 दिन रहेंगे। अपने 2 दिन के दौरे में वो फ्रांस के नेशनल डे समारोह में शिरकत करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मुलाकात में 26 राफेल खरीद समेत बड़े रक्षा सौदों पर भी मुहर लग सकती है। दिल्ली में यमुना नदी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसका जलस्तर 208 मीटर के पार पहुंच गया है। माना जा रहा है कि हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से यमुना उफान पर है। निचले इलाकों में पानी भर चुका है और वहां से लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। ऐसे में एहतियातन सभी स्कूल कॉलेजों को 16 जुलाई तक बंद रखने का फैसला लिया गया है।
यमुना में आई बाढ़ ने दिल्ली की मुश्किलें बढ़ा दी है। दिल्ली के कई निचले इलाके पानी की चपेट में हैं। लाल किला से कश्मीरी गेट तक हर तरफ पानी ही पानी है। हालात ये है कि सड़कों पर नाव चल रही है। वहीं आईटीओ के पास पानी भर गया है। एलएनजेपी अस्पताल भी पानी से चारों ओर घिर गया है। अस्पताल में बिजली की कमी और बिजली कटौती के साथ साथ लोगों को करंट लगने का खतरा बढ़ गया है। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें हिंसा प्रभावित इलाकों की जानकारी दी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर बीजेपी ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी। सुरक्षा बलों के खानपान में बाजरे से बने खाने को सरकार बढ़ावा देगी। इसे लेकर रक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच करार हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की मौजूदगी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एमओयू पर दस्तखत किए। वहीं इस मौके पर रक्षा के लिए स्वस्थ व्यंजन किताब का अनावरण भी किया गया। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे बड़ी और दिलचस्प खबर मौजूद है। पटना में बीजेपी के मार्च पर पुलिस ने जमकर लाठी भांजी। कई कार्यकर्ताओं को इसमें चोटें आईं। जाने माने नेता, सांसद और विधायक जख्मी हुए। एक नेता की अस्पताल में मौत तक हो गई। सियासी मार्च रोकने के लिए पुलिस ने सभी सीमाएं तोड़ दी। इसके बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार पर चौतरफा हमला बोला है। जब कभी भी पुलिस की लाठी बेकाबू होती है, लोकतंत्र शर्मसार होता है। जब कभी जनता के प्रतिनिधियों पर, विधायकों पर और सांसदों पर इस कदर बल प्रयोग होता है, राजनीतिक नैतिकता तार-तार होती है। पुलिस ने ये नहीं देखा कि लाठी कमर के नीचे जा रही है या सीधे सिर पर। चोट मामूली है या जानलेवा। ऐसा लगा कि पुलिस वाले या तो फैसला करके बैठे थे या फिर उन्हें आदेश था कि बर्बरता की सीमा तोड़ देनी है। आरोप है कि इस लाठीचार्ज में जहानाबाद के बीजेपी नेता विजय सिंह को चोट लगी और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। खून बह रहा है, ये खून बेकार नहीं जाएगा। जनता इस खून का बदला अवश्य लेकर रहे। सारे शिक्षक संगठनों से हमारी भी बात और यहाँ तो आज तो कोई शामिल भी नहीं था उसमें। ये तो बेकार का उद्यम कर रहे हैं। पटना का गांधी मैदान जो अनगिनत सियासी जुलूसों और सियासी परिवर्तन का गवाह रहा है, वहां से बीजेपी का मार्च शुरू हुआ था। माहौल विरोध प्रदर्शन की तरह ही था, लेकिन जब मार्च आगे बढ़ा तो डाक बंगला चौराहा जैसे रणभूमि में तब्दील हो गया। पुलिस की लाठी ने सांसद और कार्यकर्ताओं में कोई भेद नहीं किया। आपकी बर्बरता यह राज्य की जनता माफ नहीं करेगी। यह राज्य की जनता न बर्बरता को कभी माफ की है, न आगे माफ करने का काम करेगी। सैकड़ों लाठियां चलाया है, एक नहीं सैकड़ों लाठियां चला, हाथ तोड़ दे दिया। दोनों हाथों पर काफी है, देख रहे हैं यह सूजन देख रहे हैं। सैकड़ों लाठियां चलाने का काम। कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। ये बात ठीक है कि इस इलाके से मार्च को आगे जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने इसे हैंडल किया, उससे सवाल खड़े हो गए। नीतीश कुमार जी को जवाब देना पड़ेगा। ये हत्या है, ये चोरी नहीं है। नीतीश कुमार जी ने भाजपा के एक वीर सपूत को की हत्या करवाई है। विजय सिंह जी हमारे बहादुर साथी थे और उनकी हत्या नीतीश कुमार जी ने कराई है। ये सीधा आरोप है। इनका काम है आग लगाना, आग बुझाना जानते नहीं है तो आग का के लिए लगाते हैं। आग नहीं लगाना चाहिए। रोड़ा चलाइएगा तो लाठी खाइएगा। बीजेपी ने शिक्षक बहाली के नए नियम को मुद्दा बनाया हुआ है। साथ ही 10 लाख रोजगार के वादे पर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तेजस्वी यादव है। चार्जशीट दायर होने के बाद बीजेपी उनसे इस्तीफा मांग रही है। इन सभी मुद्दों के साथ बीजेपी का इरादा मार्च करते हुए विधानसभा तक जाने का था, लेकिन पुलिस ने लाठी के दम पर उनको रोक दिया। लाठियां चली तो नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का भी लिहाज नहीं किया गया। ये कांग्रेस के संगति में
अघोषित आपातकाल सदन के अंदर और सदन के बाहर लगाना चाहते हैं। ये जंगल राज को जनता राज बताने वाले अब गुंडा राज में तब्दील कर रहे हैं, कतई नहीं स्वीकारेंगे। बीजेपी नीतीश कुमार की नैतिकता पर सवाल उठा रही है। हालांकि बीजेपी नेता की मौत पर पीएमसीएच की रिपोर्ट कहती है कि शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं है, लेकिन तय है कि बिहार की सियासत में ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और चाचा भतीजा मिलकर के बिहार को पूरी तरह से कहा जाए भ्रष्टाचार के में आकंठ डूबा हुआ बिहार और अपराधियों का बिहार बन गया है। आज जंगल राज की याद फिर से आ रही है। जंगल राज हम आने नहीं देंगे बिहार में। बिहार में पार्टी चाहे जो हो, ज्यादातर नेता विरोध प्रदर्शन वाले जेपी मूवमेंट से निकले हैं। खुद को जेपी का शिष्य बताने वाले नीतीश कुमार और लालू यादव को इस लाठीचार्ज पर जवाब देना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें कहीं छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में उछाल देखने को मिली है। सेंसेक्स 164 अंक चढ़कर 65,559 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में 29 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई और निफ्टी 19,413 पर बंद हुआ। इस दौरान बैंकिंग और मेटल समेत तमाम सेक्टरों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सोने का दाम 400 रुपए बढ़ गया और अब प्रति 10 ग्राम सोना 60,100 रुपए पर पहुंच गया, तो वहीं चांदी 2300 रुपए महंगी हो गई, यानी कि अब 1 किलो चांदी 75,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर मिलेगी। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क अपनी कार कंपनी टेस्ला को भारत में लाने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ला भारत में 20 लाख रुपए तक की कीमत की कार लॉन्च करेगी। वहीं कंपनी ने भारत में हर साल 5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का टारगेट रखा है और प्लांट लगाने के लिए टेस्ला कंपनी सरकार से बातचीत कर रही है। कार कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी नई कार फ्रॉक्स का सीएनजी वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। इस कार की शुरुआती कीमत करीब 8.5 लाख रुपए है। कंपनी का दावा है कि ये कार 1 किलो सीएनजी में करीब 28.5 किलोमीटर का माइलेज देगी। कंपनी ने कार की बुकिंग शुरू कर दी है और जल्द इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। बाइक कंपनी होंडा ने मोटो स्कूटर डियो 125 को लॉन्च कर दिया है। होंडा के इस नए स्कूटर में कार जैसे फीचर दिए गए हैं। इसके साथ इसमें अपडेटेड डिजिटल डिस्प्ले भी मौजूद है, जो रियल टाइम माइलेज समेत तमाम जानकारियां देगा। बता दें कि कंपनी ने इस नए स्कूटर की शुरुआती कीमत 83,400 रुपए रखी है और इसके लिए बुकिंग भी शुरू हो गई है। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। कहते हैं सब में कुछ न कुछ खास होता है, बस उसे पहचानने की देर है। चंडीगढ़ के एक सरकारी स्कूल में फिजिकल एजुकेशन की क्लास लेने वाले एक शिक्षक के चॉक आर्टिस्ट के तौर पर पहचान बनाने की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर चलने वाले चौक पर इतनी महीन कलाकारी भी हो सकती है। ये क्रिएटिव आइडिया शायद ही कभी किसी के जहन में आया हो, लेकिन चंडीगढ़ के बलराज सिंह इसी क्रिएटिविटी को बखूबी अंजाम देते हैं। हालांकि सोचा तो इन्होंने भी पहले नहीं था कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन कला थी इनके अंदर, सो मौका पाते ही सामने आ गई। मैं 2011 में भी चंडीगढ़ में ही जॉब करता था प्राइवेट स्कूल में, तो वहीं पे स्कूल टाइम में ही ये फ्री टाइम में स्टार्ट हुआ। फ्री टाइम में एक चौक का पीस था मेरे पास, उसको मैंने अपने पेन के साथ, खाली जो रिफिल खत्म हो गया था जिसका, उसके साथ कार्विंग करनी स्टार्ट कर दी, जस्ट फॉर टाइम पास। तो वहाँ से बस एक फेस बना, पहला वो फेस बना था। तो बस उसके बाद जैसे जैसे मैंने सबको दिखाया, मेरे कलीग्स को दिखाया सबसे पहले, तो स्कूल में थे वो, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया, तो अच्छा लगा सबको। मुझे भी लगा कि हाँ कुछ अलग है, क्योंकि देखा नहीं था किसी ने इससे पहले। वैसे तो 37 साल के बलजीत सिंह पेशे से सरकारी स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, लेकिन उनकी इस प्रतिभा को जब दोस्तों और परिवार से सराहना मिली तो इसमें कुछ बेहतर करने का सोचा और फिर इसी काम को करते चले गए। सफेद चौक पर इनकी उंगलियां ऐसे निशान छोड़ती हैं कि आप देखते रह जाएं।
भगवान भोलेनाथ से लेकर गणपति, हनुमान और कृष्ण तक की तस्वीर छोटे से चौक पर उकेर दी है। इनके चौक आर्ट के स्टॉक में पीएम मोदी समेत देश की कई बड़ी हस्तियां मिल जाएंगी। हालांकि किसी खास व्यक्ति को चौक पर उकेरना हो तो काम थोड़ा मुश्किल होता है और वक्त भी ज्यादा लगता है। स्पेसिफिक कोई पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना तो 6-7 घंटे का एक टाइम लगता है जी। एक सिटिंग में नहीं काम होता है ये, इसको बाय मतलब डिवाइड करना पड़ता है। आप एक बार उसकी फेस बना लेते हो, फिर उसकी बॉडी पे काम करते हो, तो फिर उसके बाद थोड़ा प्रिजर्व करने के लिए रखना पड़ता है और फिर उसके बाद इसको फाइनल लुक पेंट किया जाता है इसके पास, तो ये सामने आता है हमारे। जो मेन है इसके अंदर आपके कार्विंग में आपको फीचर्स पे ऊपर काम करना पड़ता है। अगर आप किसी पर्सनैलिटी के ऊपर काम कर रहे हो तो उसके जो लुक्स हैं पहली देखने वाले को पहली बार में समझ आने चाहिए। बलराज अब तक करीब 500 से ज्यादा कैरिकेचर बना चुके हैं। उनमें सबसे छोटा 2 मिलीमीटर का ये चौक आर्ट है, छोटा सा कप और प्लेट। ललित शर्मा, चंडीगढ़, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर है। यमुना नदी के उफान से दिल्ली में सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। कई सड़कें नदियां बन गई हैं और कई रिहायशी इलाकों में नदी का पानी घरों में घुस चुका है। इसकी बड़ी वजह यह है कि दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है और ये 208.62 मीटर तक पहुंच गया है। इसके बाद यमुना के पानी से राजधानी के कई इलाके पानी में डूबे नजर आ रहे हैं और राहत और बचाव के प्रयास तेज हो गए हैं। यमुना के ओवरफ्लो होने से वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करने पड़े हैं, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार ने राजधानी में पानी की सप्लाई में 25% की कटौती कर दी है। इस कटौती से दिल्ली के कई इलाकों में पीने के पानी का संकट गहराने की आशंका जताई जा रही है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि जैसे ही हालात सामान्य होंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फिर से शुरू कर दिया जाएगा। वहीं सेंट्रल वाटर कमीशन के डायरेक्टर शरद चंद्रा ने कहा है कि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने की रफ्तार घटाकर 80,000 क्यूसेक कर दी गई है। इसके बाद दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से रुक गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि शुक्रवार तड़के 3 बजे तक ये 208.45 मीटर तक गिर सकता है। दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने निर्देश दिए हैं कि राजधानी के सभी गैर जरूरी सरकारी दफ्तर, स्कूल और कॉलेज रविवार तक बंद रहेंगे। वहीं दिल्ली सरकार ने भारी वाहनों की राजधानी की चारों सीमाओं पर एंट्री रोक दी है। सिर्फ जरूरी सामान लाने वाले वाहन प्रवेश कर सकेंगे। यमुना में जलस्तर बढ़ने से दिल्ली मेट्रो की रफ्तार पर भी असर पड़ा है और यमुना ब्रिज पर एहतियातन ट्रेन की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास जल भराव होने से हिमाचल, उत्तराखंड और दूसरे राज्यों से आने वाली बसों को सिंघू बॉर्डर पर ही रोक दिया जा रहा है। यमुना नदी का पानी लाल किला, राजघाट और पुराना किला तक भी पहुंच गया है। इन जगहों पर लोग कमर तक पानी में चलते देखे गए। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा भारत पाकिस्तान से जुड़ी दिलचस्प लव स्टोरी से जुड़ा है। 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन मीणा का मामला लगातार सुर्खियों में है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में सीमा और सचिन की प्रेम कहानी पर लगातार चर्चा हो रही है। बिना वीजा के अवैध तरीके से भारत पहुंची सीमा हैदर को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि गिरफ्तारी के बाद सीमा और सचिन ने देश के तमाम मीडिया चैनल पर अपनी सफाई दी है। दोनों का कहना है कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब पूरी जिंदगी साथ रहना चाहते हैं। कोर्ट से दोनों को शर्तों के साथ जमानत मिल चुकी है और वो ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में परिवार के साथ रह रहे हैं। सीमा और सचिन के रिश्ते को लेकर उनके इलाके के लोग क्या सोचते हैं, उन्हें सीमा हैदर की बातों पर कितना भरोसा है, जैसे सीमा भारत आई वैसे सचिन क्यों पाकिस्तान नहीं गया, ऐसे तमाम सवालों पर हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने सीमा सचिन के घर के पास रहने वाले लोगों से बात की और उनकी राय जानी। सीमा और सचिन को कई बार हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सुन चुके हैं, हमारे यहाँ पे इंटरव्यूज हुए हैं। आज हम उनके गांव के बाहर खड़े हुए, उनके घर के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ से उनका घर लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर है। मैं आपको ये जगह दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ से साथ साथ जो यहाँ के लोग हैं जिनके लिए आजकल सीमा और सचिन ही सब कुछ हो गए हैं, उनकी ही दिन भर चर्चा होती रहती है, उनके भी रिएक्शंस आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा किस तरह से जो यहाँ के लोग हैं वो सोचते हैं। एक तरीके से तो अच्छा ही लगा हमको। क्यों? क्योंकि वहाँ से सीमा हैदर एक प्यार में, सचिन के प्यार में, वहाँ से इतना पागल होने के कारण, इतना प्यार में पागल हो चुकी कि वहाँ का सारा कुछ छोड़ छाड़ के अपने
प्यार से मिलने भारत अच्छा। आए। अच्छी बात है कि जो वहाँ आदमी परेशान था तो फिर जो यहाँ आगे ठीक है। हाँ, तो इस बात में तो कोई वो ही नहीं है। और अपने साथ वो जो 4 बच्चे भी लेके आई हैं वो। हाँ तो अरे उनका भी जो ऊपर वाला ही देगा वो खाने पीने का। अरे अच्छी बात है, जो आदमी जो यहाँ दुखी रहेगा तो वहाँ रहेगा क्यों। अच्छा तो ना लग रहा कि अब तक किस मेटर से आई है क्या ना है। अच्छा तो ना लग रहा। शक हो रहा है कुछ? सकवे तो बात ही है कि शक में आगे क्या होएगा, क्या पब्लिक के लिए हमारे लिए क्या हुई हमारे देश में। हाँ, इंडिया पाकिस्तान को तो वैसे आंकड़ा चल लो, अब इसमें आगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा हमारे साथ में। पाकिस्तान से एक महिला आपके यहाँ आई है, बहू बना लेंगे उसको आप? कौन काय को बनाएंगे भैया? नहीं बनाएंगे ना। क्यों? राजी हमारी। तो बेटा तो आपके घर का है ना? है बेटा आपका घर का हो तो पाकिस्तान को यहाँ आवेगा तो काय को रखेंगे उन्हें? अपने घर जाओ पाकिस्तान से। और वो अभी हिंदू धर्म अपना लेंगी, फिर शादी कर लेंगे सचिन से, तब क्या करेंगे आप? ये तो गलत बात है। उनका परिवार भी खुश है और पूरा यहाँ के जो जनता वो भी सभी खुश है यहाँ से, और जितना भी युवा है सभी खुश है इस बात से। क्या खुशी की क्या वजह है? इस खुशी की बात ये है कि पाकिस्तानी लड़की ने हिंदू धर्म अपनाकर और भारत में शादी कर रही है, वो सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है। और इससे ज्यादा खुशी बताओ क्या हो सकती है। अब तो वो हिंदुस्तान की ससुराल ही बन गई वो एक तरीका से। पाकिस्तान से जो आई हैं बहू बना लेंगे उनको अपने गाँव की? हाँ जी बिल्कुल। क्यों? मतलब उनका प्यार है, तो प्यार से आई है, अपना घर बेगा, जमीन बेगा और इतना पैसा उठाया, कोई वैसे ही थोड़ी आ जाता है। मतलब सीमा ने जो कुछ भी कहा आप उन सारी बातों पर विश्वास करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। वो गलती ना हो तो कोई शक शंका नहीं है? पहली बात तो उसके बाद 4 बच्चे हैं। हाँ। अगर कोई ऐसी बात होती तो 4 बच्चे नहीं होते। वो इसलिए पहले भी आई थी वो नेपाल में। हाँ। जब भी आ सकती थी वो, अगर जासूस होती तो ये 4 बच्चे क्यों ले गई? भाभी जान को हम जाने नहीं देंगे यहाँ से अब। अरे वाह, फिर से बोलिए एक बार, फिर से बोलिए। भाभी जान को जाने। एलन मस्क ने शुरू की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई कंपनी। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर एक जरूरी खबर को जानने और समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। एलन मस्क ने अपनी नई कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस XAI लॉन्च कर दी है। इस कंपनी का उद्देश्य अंतरिक्ष की वास्तविक प्रकृति को समझने और उसे जानने का होगा। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक XAI कंपनी की टीम में OpenAI, गूगल रिसर्च, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च और टेस्ला में काम कर चुके लोग शामिल हैं। गूगल अपना नेक्स्ट जनरेशन पिक्सल 8 स्मार्टफोन अक्टूबर में लॉन्च कर सकती है। खबर है कि गूगल के इस नए स्मार्टफोन की कीमत करीब 53,000 से शुरू होकर 58,000 रुपए तक हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल के इस नए स्मार्टफोन में बेहतर कैमरा क्वालिटी और लॉन्ग बैटरी बैकअप होगा। टेक कंपनी रियलमी 19 जुलाई को अपना नया C54 स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। कंपनी इस स्मार्टफोन में पहला 108 मेगापिक्सल अल्ट्रा क्लियर कैमरा दे रही है। खबर है कि नए स्मार्टफोन में 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज का ऑप्शन मिल सकता है। हालांकि कंपनी ने इस नए स्मार्टफोन की कीमत का खुलासा नहीं किया है। भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था की अद्भुत तस्वीर मध्य प्रदेश के सिवनी में देखने को मिली है, जहां पर एक 25 साल के युवा ने नारियल के गोले, उसके छिलके और नारियल से बनी रस्सियों की मदद से 1-2 फीट नहीं बल्कि पूरे 16 फीट ऊंची महादेव की मूर्ति बनाई है। देखिए आप। महीना सावन का है और इन दिनों सब कुछ शिवमय है। हर हर महादेव की जयकारों की ये गूंज वातावरण में भक्ति का रस खोल रही है। महादेव के प्रति अपार श्रद्धा के स्वरूप को देखिए, कितना अद्भुत है ये। श्रद्धालु महादेव की प्रतिमा के साथ सेल्फी ले रहे हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 16 फीट ऊंची महादेव की प्रतिमा न पत्थर की है, न लकड़ी की और न ही मिट्टी से बनाई गई है। महादेव के बगल में विराजमान नागों के राजा बासुकी से लेकर त्रिशूल तक सब कुछ नारियल की ऊपरी परत, उसके छिलके और नारियल से ही तैयार किया गया है। कान के कुंडल, शिव की जटा में शोभायमान चंद्रमा, सब कुछ नारियल से ही तैयार किया गया है। नारियल से बनी महादेव की प्रतिमा भक्तों को खूब आकर्षित कर रही है। दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा है। महादेव की अद्भुत प्रतिमा मध्य प्रदेश के सिवनी में बनाई गई है।
सिवनी के 25 साल के विक्की कश्यप ने महादेव की इस प्रतिमा को गढ़ा है। नारियल के जो डुक्कू खराब वाले रहते हैं, नारियल की रस्सियां जो बूच रहते हैं, उनसे बनाई गई है, जो कि हमने मंदिरों से लेकर आए हुआ था। हर मंदिरों से हमें थोड़ा थोड़ा नारियल मिल चुका था। सिवनी में इन दिनों महादेव के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा है। पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालु महादेव की इस प्रतिमा को कैमरे में कैद करना नहीं भूल रहे। पुनीत कपूर, सिवनी, गुड न्यूज टुडे। यूक्रेन को नहीं मिली नेटो की सदस्यता। जी हां, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। लिथुआनिया में 2 दिन तक नाटो देशों की बैठक चली, लेकिन इस बैठक में यूक्रेन की सदस्यता पर कोई ऐलान नहीं हुआ। हालांकि नाटो देशों ने यूक्रेन को सुरक्षा सहयोग का आश्वासन दिया है। साथ ही नाटो की बैठक में यूक्रेन को लंबी रेंज वाली हथियार देने की भी घोषणा हुई है। इस पर रूस ने कहा है कि युद्ध को लंबा खींचने के लिए कुछ देश ऐसा कर रहे हैं, लेकिन रूस किसी भी हमले का जवाब देने के लिए सक्षम है। संयुक्त राष्ट्र संघ की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भारत ने पाकिस्तान का समर्थन किया है। दरअसल स्वीडन में कुरान से छेड़छाड़ के मामले में पाकिस्तान के प्रस्ताव पर भारत ने समर्थन में वोट किया, साथ ही इस घटना की निंदा की। हालांकि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन समेत कई पश्चिमी देशों ने फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत की एक बार फिर से सराहना की है। इसके साथ ही यूएन महासचिव ने भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 बैठक को सकारात्मक बताया और कहा कि भारत में G20 शिखर सम्मेलन के जरिए दुनिया भर के देशों को आर्थिक मोर्चों पर बेहतर करने का सुनहरा मौका है। उन्होंने बताया कि दुनिया के 3.3 अरब से ज्यादा लोग ऐसे देशों में रहते हैं जहां उन्हें अपने बेहतर भविष्य के लिए ऋण ब्याज पर अधिक भुगतान करना पड़ता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच आर्थिक मुद्दों और यूक्रेन संकट को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के नेताओं से भी चर्चा की, जिसमें फिनटेक, खाद्य सुरक्षा और समुद्री डोमेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को लेकर बातचीत हुई। बांग्लादेश में T20 सीरीज पर भारत का कब्जा हो गया है। तो खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं सीधे खेल चक्कर। भारत और बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम के बीच तीसरा और आखिरी T20 मुकाबला खेला गया, जिसमें बांग्लादेश वुमेन्स टीम ने 4 विकेट से जीत दर्ज की है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 102 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम ने 18.2 ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। हालांकि भारत ने 3 मैचों की T20 सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया है। थाईलैंड में 25वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। ज्योति याराजी ने विमेंस 100 मीटर में गोल्ड जीता, तो अजय कुमार सरोज ने 1500 मीटर में देश के नाम गोल्ड किया। तीसरा गोल्ड ट्रिपल जंप में अब्दुल्ला अबुबकर ने दिलाया। अमेरिका ओपन सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लक्ष्य सेन मेंस सिंगल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। लक्ष्य सेन ने अपने पहले मुकाबले में फिनलैंड के काले कोलजोनेन को 21-8, 21-16 से हराया। वहीं पीवी सिंधु ने भी यूएस ओपन में अपना पहला मैच जीत लिया है। एशिया कप 2023 के शेड्यूल का जल्द ऐलान होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 जुलाई को एशिया कप का शेड्यूल जारी हो सकता है। एशिया कप में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश समेत कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी। बता दें कि ये प्रतियोगिता पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा और भारत अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा। अगर भारत फाइनल में पहुंचता है तो फाइनल मुकाबला भी श्रीलंका में ही खेला जाएगा। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।